आरंभ करते हैं अगली कहानी, ठेस। ठेस कहानी आरंभ करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यह कहानी एक आंचलिक कहानी है और इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का नाम आते ही हमारे सामने उनकी एक कहानी का ज़िक्र आता है, वह है तीसरी कसम, जिस पर तीसरी कसम नाम की फ़िल्म भी बनी थी और मारे गए गुलफ़ाम नाम का उपन्यास भी उन्होंने लिखा था। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 21 फरवरी 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के हिंगणा नामक ग्राम में हुआ था। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य को एक नया मोड़ देने का सफल प्रयास रेणु जी ने किया। मैला आंचल, परिति परिकथा आदि उनके बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक आदि उनके कहानी संकलन हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने हिंदी कथा साहित्य में एक नया प्रतिमान स्थापित किया। और उन्हीं से, जैसे महाराष्ट्र में कहा ग्रामीण कथा साहित्य नाम का एक अलग आंदोलन चला, उसी प्रकार उन्होंने एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिन्होंने आंचलिक कहानियों का या आंचलिक उपन्यासों का आंदोलन चलाया और उसमें वे सफल भी हुए। वे अपनी रचनाओं में मानवीय गुणों के प्रति सजग हैं। रेणु जी की कहानियां किसी विशेष गांव, स्थान या भूभाग की भाषा और वस्तु विशेष को लेकर के आती हैं। इसमें ग्रामीण संस्कृति की जीवंत हो उठती है, ग्रामीण संस्कृति जीवंत हो उठती है। आपके समस्त कथा साहित्य की भाषा पर आंचलिकता का गहरा प्रभाव है। आंचलिकता मतलब क्या होता है? प्रादेशिकता, जिसे मराठी में कहते हैं। ये प्रादेशिकता का प्रभाव। और जैसा कि वे बिहार के पूर्णिया जिले के हैं, तो बिहार के पूर्णिया जिले के जो छोटे छोटे ग्रामीण इलाके हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ की आंचलिकता का प्रभाव हमें देखने को मिलता है उनकी कहानियों में। इनमें चिरपरिचित चरित्रों का समग्र चित्र सामने आता है। रेणु जी की कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो आंचलिक भाषा का प्रयोग जिसमें कम हुआ है। ठेस कहानी ऐसी कहानियों की प्रतिनिधित्व करती है। अब जिस कहानी को हम देखना चाहते हैं वह एक कलाकार की कहानी है। ठेस कलाकार के मनोविज्ञान की कहानी है। कलाकार हिसाब किताब नहीं जानता, वह स्नेह सम्मान चाहता है। उसके स्वाभिमान को जब ठेस पहुंचती है तो वह उसे सह नहीं पाता। वह अभाव, गरीबी की पूरी मार को हंसते हंसते सह जाता है, लेकिन उसकी सृजनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उसके उसके आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचाई जाती है तो वो बदल जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। उसकी सृजनशीलता पर हल्की सी चोट मर्मांतक पीड़ा देती है। कलाकार का हृदय सरल होता है। वह दांव पे छल प्रपंच ये नहीं जानता। इसी कारण वात्सल्य, प्रेम आदि पवित्र भाव भी उसके मन में भरे होते हैं। कहानी में सिरचन ऐसा ही कलाकार है। अब मूल शब्द है श्रीचरण, लेकिन बोली भाषा में उसे सिरचन कहा गया है। गृह स्वामिनी की बातों से उसका मन टूट जाता है। वो जिस घर में काम कर रहा है, उसकी गृह स्वामिनी जो मालकिन है उसे कुछ भला बुरा कह देती है, जिसका परिणाम हो जाता है। उस समय उसका स्वाभिमान जागृत हो जाता है और वह उस घर जाकर काम करना बंद कर देता है। लेकिन गांव की बेटी जब विदा होती है तो उसके मान सम्मान की भावना से रेलवे स्टेशन पर जाकर के उसकी मनचाही वस्तुएं जो बनाता है कलाकार के रूप में, शीतल पाटी, शीतल पाटी जिसको हम शतरंज ये कहते हैं, देखिए मराठी में क्या शब्द है उसके लिए, जो बिछाते हैं, देखिए उसको दे करके आता है और गांव की परंपरा निभाता है। मतलब एक और जिस गांव घर ने उसका अपमान किया, उस घर में वो वापस नहीं जाता, लेकिन उसी घर की बेटी जब बहू के रूप में विदा होती है तो वह स्वयं जाकर के बहन को विदा कराता है, अपनी सारी वो चीजें दे करके जो उसे चाहिए थी। चलते हैं कहानी की ओर। कहानी बड़ी मजेदार है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार नहीं बेगार समझते हैं। बेकार और बेगार, बेकार मतलब जिसके पास कोई काम नहीं है वह। एक
हां, बोला. आलात का गावाला? बरं, बरं. ठीक आहे. सांगतो आईला. तो देखिए कि सिरचन खेती-बाड़ी में कोई काम नहीं करता था. वह बेकार नहीं, बेगार समझा था. बेकार का मतलब है जिसको कोई काम नहीं मिलता वो बेकार. और बेगार का अर्थ होता है वेट बिगार, जिसे मराठी में कहते हैं वेट बिगार, जिससे कितना भी काम करवा लो. इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई उसे नहीं बुलाने जाता सिरचन को. क्या होगा उसे बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत में पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुके होंगे. तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा. पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ. धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो कोई और बात नहीं. कोई और बात है. ठीक आहे. नंदाचा फोन आला होता भांडेवालीचा. आज येणार आहे म्हणून सांगितलं. फोन आला होता. सिरचन को जो लोग मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह लें, लेकिन एक समय ऐसा था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी. उसे लोग पूछते ही नहीं, उसकी खुशामद भी करते थे. अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथों में कारीगरी रह गई है सारे इलाके में. एक दिन का समय निकाल कर चलो. कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से. सिरचन को एक जोड़ा चिक बनवा दे. अब ये चिक क्या होता है पता है आपको? चिक हो, शीतल पाटी हो. आप जानते हैं कि बम्बू होते हैं ना, जो बम्बू, बांस, बांस को छील करके उसके टुकड़े बना करके उसके जो छोटे 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 महीन अ, पात्र बना दिए जाते हैं. जैसे कि फूल रखने की डाली बना दी जाती है, रोटी रखने वाली पिटारी बना दी जाती है, नाग वाली पिटारी, नाग जिसमें रखा जाए उसकी पिटारी बनाई जाती है, या अ, जो शोभायमान होने वाली सजावट की वस्तुएं हैं वो बना दी जाती है बांस से. और घास मिला करके बना दी जाती है. वो ऐसी बातें होती हैं. चिक एक उसका प्रकार है. मुझे याद है जब मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने जाती तो कहती, मैं पहले उसके पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा. वो खाने का शौकीन था. अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छे पैसे मिलने चाहिए, तो अच्छी चीज बना करके दे सकता है. माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी. ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने. मतलब ब्राह्मण जो उच्च वर्ण समझा जाता है हिंदू समाज में, उसके बच्चों को भी उल्टा बोलने में सिरचन कुछ कम नहीं करता था, कमी नहीं रखता था. कहता था, तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती है. तरकारी मतलब भाजी परोसने में भी बहुत छोटी, मतलब बहुत कम देती है. और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है ना, वो तो हम भी बनाते हैं. तुम ब्राह्मण में क्या है ऐसा है? तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखा? मतलब तुम्हारी भाभी कहीं ना कहीं कहारों कुम्हारों की है, ऐसा गाली दे करके वो निकल जाता. इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले माँ को पूछ लेना. सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई. मंथन जो चलता है ना, वो दही को मथ करके माखन निकाला जाता है, उसका घी बनाया जाता है. वो काम घर में चल रहा है. घी की खोखोरन आप जानते हैं. जब माखन गर्म किया जाता है, मक्खन गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद नीचे जो काला भाग रह जाता है ना, उसे खोखोरन कहा जाता है. मराठी में बेरी कहा जाता है. वो निकाल कर उसके साथ चिवड़ा, मतलब चिवड़ा लगाकर खा जाता है. तुम्हें बहुत पसंद है ना. और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है कि ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए. शीतल पाटी को मराठी में क्या कहते हैं देखिए, मुझे याद नहीं आ रहा है. वो बिछाने का होता है देखिए. वो बना दिया जाता है. मोती नाम का एक भाग है, उसकी भी शीतल पाटी बना दी जाती है. सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालकर हंसता हुआ बोला, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर आ रहा हूँ भाभी. नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है. मतलब तुम्हारे घर में घी पक रहा है ये मुझे पता है, इसलिए मैं आया वो बांस लेकर के, सुगंध लेकर के. सिरचन जाति का कारीगर है, बहुत अच्छा कारीगर है.
एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से कुच्ची बनाता है। फिर कुच्चियों को रंगने के लिए तुलसी सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा नहीं आती। आई बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरफ फुफकार कर उठता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह जोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर कोई पैसा नहीं लेता, सिर्फ खाना यही मजदूरी है। भात खाता है बस। दूध में कोई मिठाई मिले न मिले कोई बात नहीं, किंतु जरा बात में जरा सी भी झाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अधूरा रखकर खड़ा होगा। आज तो अब अध कपाली के सिर से माथा टंटना। अध कपाली मतलब अर्धशिशी कहते हैं जिसको, माइग्रेन, वो हो गया है कह करके उठकर निकल जाएगा। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर के पूरा कर जाऊंगा, आधा अधूरा काम छोड़ करके चला जाता है। अगर ठीक ढंग का खाना न दो तो किसी दिन माने, कभी नहीं आता वापस। मोथी, घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटियां, बांस की तिलियों की झलमलाती चिक, सतरंगे डोरे के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए तालाब के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, ये सब वो बांस से बनाता था। इतना अच्छा अच्छा बनाता था, उसके हाथों में जादू था लगता है मानो। इसी तरह के बहुत से काम जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई और नहीं जानता था, समझता था, वो अच्छे भले काम एकदम कलापूर्ण ढंग से सुंदर रीति से करता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसके मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा हो जाने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा दिया देकर विदा कर दो, बस यही। वह कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। वह कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर को तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बेटिया। बड़े लोगों के बस की बात बड़ी ही होती है। नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खंसारी का सत्तू खिलाकर कोई भला कैसे करवाए। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर कह दिया। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू, मतलब छोटी बहन का नाम है इसके लेखक के। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना मानू आएगी तो वापस छोड़ दूंगा। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस? इसलिए 1 सप्ताह से पहले ही सिरचन को बुला करके काम पर तैनात कर दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी, ध्यान रखिए कितनी पतली छुरी होती है बांस का काम करने वाले लोगों के पास। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियों और कमानियों का को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों के झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए थे कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। आज हमारा समय समाप्त हो रहा है। ध्यान रखिए, सोमवार से गुरुवार हर रोज बराबर 8:40 पर आपको ज्वाइन होना है। आज यहाँ रुक जाते हैं। अगली तासिका में कल, आज 14 तारीख है,
कल की तासिका, गुरुवार की तासिका में इस कहानी को हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरिक। कल भी इसी तरह से ज्वाइन होते रहिएगा। धन्यवाद।